के अंदर ना काफी बार पढ़ा होगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या था, कोई बताएगा मुझे? चैप्टर नंबर 2 में जो पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका मतलब क्या था? जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। इसकी डिग्री इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर यहाँ क्वेश्चन है तो इसका मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या है? 2 है। इसका मतलब जहां जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी। उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर मैं किसी भी केस में इस में से ये जो a है, a क्या है इसका? एक्स स्क्वायर का क्या है? a कॉफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का क्या है? कॉफिशिएंट a। अगर इसको 0 कर दूं तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी? नहीं, क्योंकि x की पावर 2 जो है वो क्या हो गया? खत्म हो गया। और जब वो चीज खत्म हो गई तो इसका मतलब उसके बारे में अब कुछ भी नहीं बचा है, अब उसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं अब आगे कि चैप्टर है क्या। यहां से आ जाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो जरा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा एक्स स्क्वायर सबसे आगे होगा, फिर पावर 1 वाला और फिर पावर 0 वाला। मतलब वेरिएबल है, यहां पर भी क्या है? वेरिएबल है, एक्स की पावर 0 वाला वेरिएबल है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? किसी की भी पावर 0 होगी तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो इसलिए यहां पर पावर 0 हम हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही जो इसकी पावर होती है उसको बनाते हैं और सीधा सीधा आंसर आ जाता है। अब इसमें है क्या क्या ये देख लो। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहा है इन्होंने? एक्स को। किसको कहा है? एक्स वेरिएबल है। यहां पे रियल नंबर क्या है? सिर्फ सी क्यों बोला है? क्योंकि सी क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है और उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। लेकिन ए और बी दोनों को क्या है? तो ये दोनों कांस्टेंट ही, ए और बी भी कांस्टेंट टर्म ही होंगी, मैथमेटिकल नंबर ही हैं। लेकिन इसको बोल क्या रहे हैं? ये कॉफिशिएंट। क्या बोल रहे हैं इसे? ये कॉफिशिएंट, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और ये एक्स का कॉफिशिएंट है। बी क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट। इन्होंने बोला है कि ये क्रिटिकल कंडीशन है, ए किसी भी हाल में 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर बाकी सबको 0 करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए 0 के बराबर नहीं होता। फोन दे दें दीदी को। ए 0 के बराबर नहीं आ सकता। अगर ए या बी 0 हो जाए, सी 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता। ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कि अगर जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार क्या दे देते हैं? इक्वेशन दे देते हैं आपके सामने और आपसे पूछते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर ये बात पूछ के बैठे हुए हैं तो इसे सॉल्व करके ही तो लास्ट में बता सकते हो कि भाई किसी भी हाल में हम इसकी डिग्री को 2 की फॉर्म में ले आए। अगर इसकी डिग्री 2 आ रही है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब सॉल्व करके देखते हैं। एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। इसमें x माइनस 2 का क्या दे रखा है बेटा? होल स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू में 2x माइनस 3। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में 1 इज इक्वल टू में 2x माइनस 3 एज इट इज है। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस में 4 हो गया, ये कितना हो गया? माइनस का 4x, ये प्लस का 1 इज इक्वल टू में 2x माइनस 3। उठा के इधर ले आए। इज इक्वल टू में क्या रखना है मुझे? 0 रखना है ना इज इक्वल टू में। तो उठा के इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 4x हो गया, ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5, और इधर से आया तो ये प्लस का 3, तो कितना हो गया? प्लस का 8 इज इक्वल टू में क्या हो गया? 0। इसको सॉल्व करके बताओ जरा क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर क्या लिखूं आगे इन दोनों को मिला के? अरे माइनस का 6x होगा, नहीं होगा भाई? लाइक टर्म्स है ना, दोनों की दोनों क्या है? लाइक टर्म्स है, तो दोनों प्लस हो जाएंगी। प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरे केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या आ रहा है इसका आंसर?
x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि x प्लस 12 है, x स्क्वायर है ही नहीं। अगर यहाँ x क्यूब होता तब हो जाता क्या, x क्यूब भी होता, x स्क्वायर भी होता, x की पावर x भी होता, तब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते थे क्या। हमें स्ट्रिक्टली एट मोस्ट पावर क्या चाहिए, 2 ही चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, फिक्स है कि 2 ही होनी चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, अदरवाइज उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्लियर है सभी को। चलो जी आगे देखते हैं, हाउ डू वी सॉल्व देम। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की बात आ जाए, भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और मुझसे कहा गया है कि इसे सॉल्व करके दिखाओ भाई, तो मैं सॉल्व करने के लिए कोई 2 ही तरीके यूज करूंगा 10th क्लास के अंदर। सबसे पहला मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड क्या है, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको इन्होंने देखो नाम दे दिया ना। आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग अपने पैटर्न के हिसाब से बता रहे हैं, जो कि हमने पहले खोज कर रखी थी, उन नामों को अब हम देने लगे हैं। पहले नहीं देते थे, अब हम इन नामों के बारे में बात करने लगे हैं इस चीज का। अच्छा, फैक्टराइजेशन का दूसरा नाम क्या है, बार बार आता है ना ये, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। आता है क्या, तुम्हें आता है क्या ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म, कैसे होता है बताओ जरा। हैं, हाँ देखो 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 देखो, पूरा का पूरा सिस्टम ही देखो यहाँ पे क्या होगा, पूरा पैटर्न वाइज समझाया हुआ है। सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। इक्वेशन क्या दे रखी है, ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन क्या कहता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या कर दो, सिर्फ कोफिशिएंट कांस्टेंट को, है ना, इस वाले वेरिएबल को भी ले लूं, हैं, अरे लेना पड़ेगा मेरे भाई। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आएगा, 6 आएगा ना, 6x स्क्वायर आएगा, क्या आएगा। अब हमें क्या करना होता है, जो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 6 दैट एड अप टू b, बीच वाली टर्म के बराबर उन दोनों का सम। ऐसे इस नंबर के, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है कांस्टेंट नंबर, उन दोनों नंबर के उस नंबर का एक ऐसे 2 फैक्टर निकालो जिनको प्लस करने पर क्या आ जाए, b के बराबर आ जाए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वापस यही नंबर आ जाए। सॉरी 1 और, बिल्कुल सही बात कही आपने। आंसर क्या चाहिए मुझे, -5 चाहिए ना भाई, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए मुझे, प्लस का 6 चाहिए। ठीक है, अब बताओ जरा साइन बताओ, नंबर फैक्टर बिल्कुल सही है, 1 और 6 आपने जो फैक्टर माना वो बिल्कुल ठीक माना। इनमें से कौन सा प्लस का, देखो मुझे माइनस का 5 चाहिए, इसका मतलब मुझे माइनस का 6 लेना होगा और प्लस का 1, तभी तो मेरा आंसर ऐड करने पर -5 आएगा, आएगा नहीं आएगा। जरा इनको मल्टीप्लाई करना दोनों को, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या, क्या ये फैक्टर सही हुआ भाई, 6 के तो फैक्टर कई सारे हो गए ना, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए वो डिपेंड करता है कि मेरी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। समझ में आया। तो यहां पर फैक्टर क्या बने, 6 के फैक्टर है 2 और 3, 6 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, हाँ ठीक है 2 और 3 फैक्टर आ रहे हैं। अब इसमें साइन का पंगा, साइन दिमाग में रखना जरूरी है कि यार मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर 6 आ रहा है, लेकिन दोनों को जब प्लस कर रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए क्या। ऐसा ये दोनों नंबर कब क्रिएट कर सकते हैं, जब मैं दोनों को -5 में बदलूं, जब ये दोनों माइनस के हों, जब ये दोनों माइनस के हो तो माइनस का 2 और माइनस का 3। अब -2 -3 मेरी बीच वाली टर्म को तो सेटिस्फाई कर रही है, क्या मेरी ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आया क्या उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, -2 मल्टीप्लाई बाय -3, आंसर बताओ क्या आएगा भाई, प्लस का 6, क्या आएगा, दोनों नेगेटिव साइन है ना, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, प्लस का। इसका मतलब ये दोनों फैक्टर मेरे बिल्कुल ठीक। बेटा फैक्टर निकालने पर दोनों ही कॉन्सेप्ट में सेट बैठना चाहिए उनका, कि प्लस करने पर भी आंसर वही बने जो बी है, और मल्टीप्लाई करने पर आंसर वो बने जो ए और सी का मल्टीप्लाई है।
साइन की गड़बड़ नहीं, साइन की गड़बड़ मतलब क्वेश्चन गलत, बात खत्म हो गई। अगर साइन की गड़बड़ करोगे तो क्वेश्चन बचेगा क्या? कुछ नहीं है। आप जो दो फैक्टर दे रखे हैं उन दोनों को क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की फॉर्म में लिखना है, बस बात खत्म। माइनस का 2x, दोनों माइनस माइनस के देना, तो माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 एज इट इज प्लस का 2x स्क्वायर एज इट इज, उसमें तो कोई चेंज नहीं किया। अब करना क्या भाई, दोनों में से क्या निकालो, पहली टर्म में से क्या कॉमन है बोलो, 2x कॉमन है, 2x कॉमन बाहर निकाला, बचा क्या, x माइनस 1। उसके बाद यहां से -3 कॉमन निकल रहा है, तो यहां भी x माइनस 1, ये दोनों कॉमन कॉमन हो गए ग्रुप, दोनों कॉमन ग्रुप को बाहर कर दो, -3 और 2x ये अलग बच गया। तो एक टर्म आ गई 2x माइनस 3 और एक आ गई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये तो हुए फैक्टर, पर क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, आंसर तो मुझे निकालना पड़ेगा। अब निकालना कैसे पड़ेगा, दोनों टर्म को अलग अलग 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मानो, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे केस में x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आगे रे 2 नंबर, क्या आगे 2 नंबर आगे नहीं आगे x के आए, कितने नंबर आए, कितने नंबर आए, क्यों आए भाई सब दो, नहीं, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं, फैक्टर्स होते, नहीं रूट्स बोलते हैं इनको, इनको क्या बोलते हैं हम, रूट बोलो या फिर कुछ और बोलो, और क्या बोलते हैं इसको, जीरोस, और क्या बोलते हैं इसको, रूट बोलते हैं या फिर जीरोस बोलते हैं, इसके अलावा कुछ और बोलते हैं क्या, सिर्फ ये दो ही नाम है, एक रूट्स और एक जीरोस। जीरोस क्यों बोलते हैं इनको, जीरोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस वैल्यू को रखने पर जो हमारी वैल्यू आई थी ना अभी, ये x की वैल्यू 3/2 रखोगे ना तुम इक्वेशन में, तो ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर, और x की वैल्यू 1 रखोगे तो भी 0 के बराबर आएगी। तो ऐसे दो ही नंबर है पूरी दुनिया में जिन नंबरों को इस पे पुट करने पर आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बाय फैक्टराइजेशन मेथड तुमने ये रूट्स या जीरोस निकाल दिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अगला देखो, यहां पे फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस के लिए, ये तो सिंपल है, देखो 6 दूनी माइनस का क्या आ रहा है बेटा, बीच में क्या है माइनस का, माइनस का 1 ही तो है, x तो देखूंगा ही नहीं, माइनस का 1 है। अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं जो कि मल्टीप्लाई, अब जब नेगेटिव में है, ध्यान देना, अगर नंबर नेगेटिव में आ रहा है दोनों का मल्टीप्लाई करके, इसका मतलब जो तुम लेट करने वाले हो ना, उसमें एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर, क्योंकि तभी तो आंसर नेगेटिव में आ सकता है। तो ये तो डन हो गया कि मेरा एक नंबर माइनस का होगा और एक नंबर, अब कौन सा प्लस माइनस का नंबर पुट करूं कि आंसर में, अब आंसर किस, प्लस करने पर आंसर क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए मुझे, तो इसका मतलब माइनस वाला नंबर बड़ा होगा ना, प्लस वाला नंबर छोटा होगा, गलत है क्या, 4 या 12 है, मुझे पता है फैक्टर है, लेकिन मुझे यह कंफर्म हो गया कि एक तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, फिर मैंने ये कंफर्म किया कि बड़ा कौन सा होगा, क्योंकि मेरा आंसर, अगर प्लस ऐड करने पर आंसर मेरा माइनस में है तो नंबर माइनस का बड़ा होगा, अगर ऐड करने पर नंबर मेरा प्लस का है तो मेरा प्लस का बड़ा होगा, बात खत्म, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, यहां पर ये फैक्टर बना, ये ना दिख रहे ना, आए नहीं आए, एक माइनस का है एक प्लस का है, आंसर आ गया। रूट वाले केस के सॉल्यूशन तुम खुद करोगे, करा मैं भी दूंगा, इजी है, बट होता है ना, ये देखो ये गलत नहीं लिखा इन लोगों ने, इनको पता है कि तुम्हारा लेवल क्या है। डोंट फियर द रूट्स, स्प्लिट -2 √6x इंटू √6x और √6x माइनस माइनस में। कारण, अगर मैं प्लस की बात करूं भाई साहब, यहां पर लिखा हुआ है -2 √6x, इसको अगर मैं कहूं कि यार दो टर्म में तोड़ो ना यार, प्लस माइनस की फॉर्म में दो टर्म में तोड़ के दिखाओ, तो है बहुत इजी, ये माइनस का 2 अलग कर दो और √6 को अलग कर दो, इसका मतलब क्या है, दो बार √6 को प्लस किया गया है, वो भी दोनों किस फॉर्म में थे, माइनस के फॉर्म। एक बात बताओ, ये माइनस का 1 यहां, माइनस का 1 यहां, दोनों माइनस माइनस के माइनस क्या बनाएंगे, 2 √6 ही तो बनेगा। रूट वाले नंबर भी वेरिएबल की तरह ही काम करते हैं, ये लाइक टर्म्स है ना, रूट के नंबर सेम है तभी तो इसको लाइक टर्म बोला, हमारा सॉल्यूशन आ जाता, इजी वे में सॉल्व हो सकता था अगर चाहे तो। ठीक है, अब ये लो जी फ्रैक्शन, जो बोर्ड में बहुत 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 बार पूछा गया, इतना इजी क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं। 2x² - x प्लस में 1/8 इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, अरे भाई ये फ्रैक्शन है, चल नहीं सकता,
फ्रैक्शन के साथ काम कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, तो क्या करना होगा? सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया बेटा? ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 8, खत्म। 8 कहां गया? कहां गया 8? किसके साथ? 0 के साथ। वो तो सबके साथ हुआ ना। एग्जैक्टली हुआ क्या मैं बता देता हूं बेटा, तुम देख लो जरा। मिटाएगा नहीं क्या ये? अब तो मिटाएगा। ये हुआ क्या? यहां था ये 2x², ऐसे क्वेश्चन ना कई बार आ जाते हैं। इज इक्वल टू के 0 को करो निग्लेक्ट, तुम सीधा सीधा यहां पे क्या लो? एलसीएम लिया ना मैंने। यहां पे क्या था? 1, यहां पे क्या था? अब ये मल्टीप्लाई लिखा जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू में क्या है? ये किस में है? डिवाइड में। यहां जाके किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये कैंसिल होगा नहीं होगा, इसलिए काट देते हैं हम, ठीक है? इसलिए काट देते हैं इसको, और तब आंसर आता है। बन गई इक्वेशन, लगाओ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, आंसर आ जाएगा, ठीक है? लेकिन तुम्हें पता है हर क्वेश्चन ना स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से होता नहीं। हर क्वेश्चन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं होता। वहां पर क्या फॉर्मूला यूज होता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको यूज करना पड़ेगा, तब जाके सॉल्यूशन आएंगे। अब मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? भाई साहब डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, कोई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। क्या कह रहे हैं ये एक्स की वैल्यू निकालते हैं किस फॉर्मूले पर? माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये प्लस माइनस 2 बार क्यों लिखा हुआ है बेटा? क्यों लिखा हुआ है यहां पे प्लस माइनस 2 बार? ये दोनों ही आंसर होते हैं, क्योंकि x की वैल्यू कितनी निकलेंगी? वैल्यू दोनों सेम हो सकती है यार, माइनस में भी हो सकती है प्लस में भी। x की वैल्यू निकलेंगी 2। x की वैल्यू कितनी निकलेंगी? एक बार तो आप x की वैल्यू क्या निकालोगे? यहां पर मैं लिख के दिखा देता हूं। एक बार तो आप x की वैल्यू निकालोगे माइनस में भी प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, और दूसरे केस में माइनस b माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन, अरे निकली 2x की वैल्यू? नहीं निकली। ये 2x की वैल्यू होती है जिसमें एक बार तो ये प्लस में लिखा जाता है और एक बार ये, बस इतना ध्यान दे देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? अब आया समझ में क्यों ये प्लस माइनस में होता है? ये एक साथ लिख देते हैं, अदरवाइज ये होते दोनों अलग। तुम्हें सॉल्व भी दोनों अलग अलग ही करने पड़ेंगे। एक बार तो तुम सारी वैल्यू पुट करोगे प्लस में, और एक बार सारी वैल्यू पुट करोगे माइनस में। पर यार यहां ना पंगा है एक, ये जो रूट के अंदर की वैल्यू है ना, ये तुम्हें पहले निकालनी पड़ेगी। अगर ये तुमने पहले नहीं निकाली तो तुम्हारा सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। उसको बोलते क्या है ये लोग? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? डी, डिस्क्रिमिनेंट। और डी का फॉर्मूला क्या था जो अंडर रूट में बैठा हुआ था? क्या था अंडर रूट में? क्या था? b² माइनस। बेटा ध्यान रखना, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जरा बोलना। ax² प्लस bx प्लस c। क्या इसमें कहीं माइनस था? नहीं था। तो अगर कहीं कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जहां पर 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसी कोई इक्वेशन दे दी है, तो जरा बोलो इसमें a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है -6, और c की वैल्यू क्या है? ध्यान रखना बस इस चीज का, यहां पे नेगेटिव साइन हो या पॉजिटिव। और एक बार कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है भाई साहब, 2x² माइनस 6x इज इक्वल टू -3। अब बोलो a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है? 3। फिर दोबारा से 3। कारण स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरफ लिखा होता है या सी, तो उठा के इधर लाएंगे तो वापस पॉजिटिव ही तो होगा। मैंने तो यही टर्म लिखी है दोबारा से, अलग थोड़ी ना करा कुछ, उसी टर्म को दोबारा लिख दिया, आंसर आ गया मेरा सी। ठीक है ना, सेम ही है दोनों टर्म, बस उसको उठाया वापस करना पड़ेगा जब आपको इसकी सी की वैल्यू निकाल, तभी तो डी निकाल पाओगे भाई। डी में तो तीनों ही बैठे हैं ना, अगर तुम एक का भी साइन गलत कर दो तो क्या क्वेश्चन बचेगा? क्या क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बचेगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहीं। समझ में आ रहा है आकाश भाई? गलत कह रहा हूं मैं? पक्का? डन ना? समझ में आ गया?
है, सॉल्व कर देगा? अभी रुक जा, बताऊंगा। अच्छा जी, देखो इसको जरा सॉल्व। इसमें क्वेश्चन में क्या पंगा फंसता है, कोई भी टर्म है, कोई भी नंबर तुम्हारे सामने न्यूमेरिकल आएगा, या तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, या वो, या फिर इज इक्वल टू 0। भाई तीन ही कंडीशन तो बनती है इंटीजर की, या तो नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव होगा, या 0 के बराबर होगा। तो इस केस में भी इसका जो मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करके आंसर आएगा, या तो वो d जो है 0 से बड़ा मतलब कि पॉजिटिव होगा, या वो जो d है वो 0 के बराबर होगा मतलब न्यूट्रल होगा, और या फिर d जो है नेगेटिव होगा। बस ये तीन कंडीशन तो बनेंगी। तो हमारे यहां पर ये चीज क्लियर आती है कि अगर d पॉजिटिव है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर आ रही है d की वैल्यू, तो इसका मतलब आप उसे सॉल्व करोगे, क्योंकि उसके दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट लिख लेंगे। जैसे अभी निकल रहे थे, अलग अलग रूट निकल रहे थे ना, कोई 2 आ रहा था, कोई 3 आता, कोई 4 आ रहा था। आ जाओ एक मिनट, 2 3 4 ऐसे ही नंबर आ रहे थे, अलग अलग आ रहे थे ना। एक्स की दो वैल्यू आ रही थी, वो भी अलग अलग आ रही थी ना, चाहे कोई प्लस माइनस में आ रही थी, लेकिन आ तो अलग अलग रही थी। तो ऐसा केस इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हर बार डी की वैल्यू 0 से क्या आ रही थी, बड़ी आ रही थी। इस अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो रियल रूट्स तो होंगे, मतलब रूट तो निकलेंगे, लेकिन कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, मतलब x की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। जब d की वैल्यू किसके बराबर होगी, d की वैल्यू किसके बराबर होगी, जब d की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो रियल। और अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए भाई माइनस में, तो क्या कहोगे उसे, मौज। ये इसमें तो यही तो लिखना है, इसमें तो मजा है। d की वैल्यू नेगेटिव आई, तुम कह दो आगे आंसर ही नहीं आएगा, सीधा लिखो नो रियल रूट्स, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया, नो रियल रूट्स, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन में आगे कुछ बचा क्या, नहीं बचा, खत्म हो गया, साफ बात। इस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, देखो ये 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू माइनस 4 है, सी की वैल्यू क्या है, मैंने वैल्यू पुट करी, मेरे डी की वैल्यू क्या आ गई, अरे रियल रूट बचे क्या, खत्म क्वेश्चन। यहां देखो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1/3, मैंने ए बी सी की वैल्यू पुट करी एज इट इज, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं सॉल्व करी, मैंने डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू पुट करी। एबीसी की वैल्यू पुट करने पर डी की वैल्यू क्या आई मेरी, तो रूट क्या होंगे, रियल होंगे नहीं होंगे, लेकिन इक्वल भी होंगे, होंगे नहीं होंगे भाई, क्योंकि डी की वैल्यू क्या आ रही है भाई, कोई गड़बड़ कोई दिक्कत, सॉल्व कर सकते हो, आंसर आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं तुम सारे क्वेश्चंस कर लेना। इसमें क्वेश्चंस किस किस तरीके का आता है, एक तो नंबर्स और लॉजिक से रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, एक भाई ये ट्रेन वाला पंगा फंसता है, ये ध्यान रख लेना, बहुत ट्रेन वाला तो बहुत, मतलब क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर देखना जरा, हाई वेटेज, मतलब भयंकर तरीके से नीड है इसकी। तो क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार देखो, कांस्टेंट डिस्टेंस 480 किलोमीटर कोई ट्रेन चलती है, ये कह रहे हैं कोई ट्रेन चलती है 480 किलोमीटर। क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, सिनेरियो क्या बन रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्रेन 480 किलोमीटर चलती है एक फिक्स स्पीड के साथ, उसकी कोई स्पीड है, उसके साथ 480 किलोमीटर चलती है। अचानक से उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जैसे उसकी स्पीड कम होती है तो उसका टाइम क्या हो जाता है, 3 घंटे। अगर आप सेम डिस्टेंस को एक ट्रेन से x किलोमीटर की स्पीड पे कवर कराते हो तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब फॉर्मूला क्या है मेरा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आप टाइम निकालने बैठो तो इस डिस्टेंस के अपॉन में आएगी नहीं आएगी स्पीड, तो 480/x आ गया नहीं आ गया, ये क्या आ गया, नॉर्मल सिनेरियो में जैसे ही ट्रेन को स्लो किया गया स्पीड क्या हो गई, x - 8 होगी नहीं होगी, क्योंकि पहले स्पीड कितनी थी x, अब 8 किलोमीटर घटा दी तो उसमें से तो -8 करूंगा, तो अब टाइम क्या होगा 480 अपॉन में x - 8 ही होगा, होगा नहीं होगा। तो इस केस में हमारे पास ये टाइम आ गया, हमारे पास ये टाइम आ गया। उसके बाद उसने सिनेरियो क्या दिया हुआ है कि दोनों टाइम में से दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है, तो ज्यादा टाइम कौन सा होगा, ये वाला होगा नहीं होगा, 3 घंटे ज्यादा इसी में तो लगे हैं, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को क्या करूंगा मैं, तो आंसर क्या आएगा मेरा, बन गया सिनेरियो, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने क्या निकाल ली, इसकी इक्वेशन निकाली, बस बात खत्म, इक्वेशन सॉल्व होगी। यहाँ पे इक्वेशन आने के बाद वही स्प्लिट टर्म लगाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत आएगी क्या, कोई दिक्कत आएगी, क्लियर है सभी को,
यहां से चैप्टर कंप्लीट, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 1 मार्क्स क्वेश्चन, सब कुछ कराएंगे भाई। अगर 10th क्लास में तुमसे इतना भी नहीं हो पा रहा ना इस बार, तो तुम गए समझो, क्योंकि अगले साल पास होने की तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि तुमने तो 9th ही नहीं पढ़ी। क्योंकि अगले साल क्या हो रहा है, सिलेबस चेंज। अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा बेड़ा गर्क। ठीक है भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बंद कर दो।